नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका यहाँ मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्रिया भाग 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम क्रिया के प्रयोग के आधार पर कितने रूप होते हैं ये जानेंगे और वाक्य में क्रिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसका हम यहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रिया के प्रयोग के आधार पर क्रिया के रूप। तो देखिए, पहला है सहायक क्रिया, दूसरा है रंजक क्रिया, तीसरा है सजातीय क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक, पांचवा तात्कालिक, छठवां आज्ञार्थक या विधि क्रिया, सातवां है अनुकरण और आठवां है अपूर्ण क्रिया। इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। कि वाक्य होगा और उस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होगी और उस मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए एक अन्य क्रिया भी होती है, उसे ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। देखिए, शिकारी ने बाघ को मार डाला। अब यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है वो है मारना, मुख्य क्रिया है मारना, लेकिन डाला जो है वो इसके वाक्य को पूर्णता प्रदान कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो डाला है वो क्या हो गई? सहायक क्रिया। और ये क्या है? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया का साथ देने के लिए, वाक्य के अर्थ को पूर्ण प्रकट करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जैसे राकेश घूमने गया, तो राकेश घूमने गया, तो घूमना मुख्य क्रिया हो गई और गया उसकी सहायक क्रिया हो गई। जैसे राधा आ गई, तो यहाँ पर आना क्या है? मुख्य क्रिया, और गई ये क्या है? सहायक क्रिया। इस वाक्य से लग ऐसा रहा है जैसे आ और गई, जबकि इन दोनों क्रियाओं ने अपना पूर्ण अर्थ क्या दिया है? आना, ना कि आई और गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सहायक क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया का साथ देती है और वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करती है। दूसरा है रंजक क्रिया। साधारण तौर पर इसका विवेचन हमें पुस्तकों में देखने को नहीं मिलता है। हम यहाँ देखते हैं कि सहायक क्रिया क्या होती है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसे और अधिक प्रभावशाली बनाती है। क्या बनाती है? और अधिक प्रभावशाली बनाती है। किसको? मुख्य क्रिया को। उसे हम क्या कहते हैं? रंजक क्रिया। रंजक क्रिया का अगर हम अर्थ देखें तो सामान्य तौर पर यह क्या करती है? रंग भरने का कार्य करती है, रंग भरने का कार्य करती है। कहने का मतलब है कि ये भी वाक्य में अर्थ की स्पष्टता का प्रदान करती है। जैसे संजय को रोना आ गया, तो रोना ये मुख्य क्रिया हो गई, ये हो गई सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में ये जो आ क्रिया प्रयोग हुई है, ये क्या है? रंजक क्रिया है। ये क्या है? रंजक क्रिया। ये क्या कर रही है? इसमें एक विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रही है। जैसे रोना आ गया। अब रोना क्यों आया? इसका मतलब क्या हुआ है कि वह एक भाव प्रदर्शित करना चाह रही है, वह रो गई। लेकिन ये यहाँ पर ये आ जो शब्द आया है, इसलिए क्या कर रहा है? एक विशेष भाव प्रकट कर रहा है कि उसको कोई दुख है, कोई परेशानी है, उसके मन में कोई ऐसी विचारधारा चल रही है जिसकी वजह से उसे रोना आ गया। तो ये क्या करती है? क्रिया को प्रभावशाली बनाती है। वह अधिकतर घूमा करता है, तो घूमना और है, ये तो हो गई मुख्य क्रिया और ये हो गई सहायक क्रिया। वह अधिकतर घूमा है। तो इस वाक्य को पूरा करने के लिए कर्ता जो शब्द आया है उसने क्या किया है? इस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट किया है, इसलिए यहाँ पर कर्ता जो क्रिया है वो क्या है? रंजक क्रिया है। एक बात और कि रंजक क्रिया
मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के साथ प्रयोग होकर अपना स्वयं का अर्थ खो देती है। यानी कि उसका खुद का अर्थ नहीं है, वह क्या कर रही है, इनका साथ देने के लिए अर्थ प्रकट कर रही है। यहाँ पर करना शब्द का अर्थ विशेष तौर पर दिखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन घूमा करना का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से रंजक क्रिया क्या है, रंजक क्रिया वह है जो वाक्य में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के साथ प्रयोग होकर उसमें एक विशेष प्रभाव डालकर अपना अर्थ प्रकट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रंजक क्रिया कहते हैं। अब देखिए तीसरा है सजातीय क्रिया, समान जाति की, यानी कि उसी की ही जाति की क्रिया, अर्थात कि जब मुख्य क्रिया के साथ उसकी भाववाचक संज्ञा, यानी कि उसी शब्द से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से क्रिया बनी हुई है उसी शब्द से क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा, या उसी धातु से निर्मित संज्ञा का प्रयोग हो तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि मुख्य क्रिया के साथ उसकी भाववाचक संज्ञा नहीं चाहिए, या फिर जो क्रिया आई है उसी क्रिया से ही भाववाचक संज्ञा बनी है। हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कृष्ण ने चाल चली। अब यहां पर जो चाल है वो तो क्या है, मुख्य क्रिया, चली जो है वो तो क्या है, मुख्य क्रिया, और यहां पर चाल जो वो क्या है, ये इसकी भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि मुख्य क्रिया क्या है, चलना, और इसी चल धातु से क्या बनी है, चाल। चल धातु से क्या बनी है, चाल। तो इस प्रकार से हमने परिभाषा में पढ़ा कि मुख्य क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा जब एक साथ प्रयोग होती है तो वहां पर यह दोनों एक साथ क्या कही जाएंगी, सजातीय क्रिया। जैसे मोहन पढ़ाई पढ़ रहा है, तो पढ़ाई पढ़ रहा है, तो पढ़ जो धातु है इस पढ़ धातु से ही बना है पढ़ाई। तो पढ़ तो क्या हो गया, मुख्य क्रिया, और पढ़ाई क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। तो जब कोई भाववाचक संज्ञा मुख्य क्रिया से बनी हुई हो तो वहां पर उस मुख्य क्रिया को हम क्या कहेंगे, सजातीय क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे उसने बहुत लड़ाइयां लड़ी है, तो लड़ना क्या है, मुख्य क्रिया, और लड़ाइयां क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो जब मुख्य क्रिया के साथ उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। आगे हमने बात की पूर्वकालिक क्रिया। नाम आया है कि पूर्व काल, पूर्व काल यानी कि पहले ही काल में, कि जब कोई क्रिया किसी अन्य कार्य से होने से पहले ही कोई काम हो जाए। जैसे हम समझते हैं उदाहरण के हिसाब से इसको, राकेश बाजार जाकर आ गया, तो आना यहां पर मुख्य क्रिया है और आ गया है यानी कि काम हो चुका है, लेकिन इससे पहले भी एक काम और हुआ है, क्या, जाकर। तो यहां पर
जाकर जो है क्रिया वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे विनोद सोकर उठ गया, तो यहां पर क्या है, सोकर, उठने का काम तो हो गया, लेकिन उठने से पहले भी क्या काम हुआ है, सोने का। तो यहां पर ये जो क्रिया है ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। राधा दौड़कर बाजार गई, तो बाजार गई, गई यहाँ पर मुख्य क्रिया है, लेकिन गई कैसे है, वो दौड़कर। तो जहां किसी धातु शब्द में कर प्रत्यय जुड़ा होगा, धातु में कर, तो वहां वह जो क्रिया है, इस धातु में कर जुड़ने से जो क्रिया बनी है वह क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। अर्थात कोई ना कोई काम किसी मुख्य काम के होने से पहले हुआ हो। अब ये कब हुआ है इसका पता नहीं है, चाहे वो 10 मिनट पहले हुआ हो, 1 घंटे पहले हुआ हो, 2 घंटे पहले हुआ हो, 5 घंटे पहले हुआ हो, लेकिन हुआ है काम। यानी कि बाजार जब गई थी उससे पहले क्या काम किया उसने, दौड़ने का। जब वो उठा था उससे पहले क्या किया, सोने का। जब वह आया था उससे पहले क्या किया था, वह गया था, यानी कि जाकर आया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूर्वकालिक जो क्रिया है उसमें एक काम पहले हो चुका है और उसके कुछ समय बाद दूसरा काम हुआ है, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब देखते हैं इसके आगे हम इसका अगला प्रकार। जैसे अगला वाला प्रकार है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया का ही एक भेद है, या ये कहें कि पूर्वकालिक क्रिया का ही एक अन्य रूप है। इसमें क्या होता है कि किसी भी कार्य के होने से पहले, किसी भी कार्य के होने से तत्काल पहले कोई अन्य कार्य हुआ हो, पूर्वकालिक क्रिया में क्या था, काम हुआ है पहले लेकिन उसकी समय सीमा का हमें पता नहीं था। लेकिन यहां पर क्या है, तत्काल, कि कोई काम हुआ है लेकिन उससे जस्ट पहले ही कोई एक काम और हो गया है। जैसे विकास उठते ही गिर गया, उठते ही, उठा जैसे ही वैसे ही गिर गया, यानी कि गिरना जो शब्द है उससे पहले क्या हुआ, वो उठा था, ये काम तत्काल हुआ था। जैसे वह शराब पीते ही मर गया, मतलब उसने शराब पी जस्ट और उसी समय उसका असर हुआ और वह उसी समय ही मर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई मुख्य क्रिया कोई काम करेगी उससे जस्ट पहले उसी समय तत्काल जो काम हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, तात्कालिक क्रिया कहेंगे। इसमें क्या है, मुख्य मूल धातु के अंदर ते ही का प्रयोग होता है, उसमें कर का प्रयोग था और यहां पर क्या है, ते और ही का प्रयोग यहां पर किया जाता है। इस प्रकार से तात्कालिक क्रिया क्या हो गई, जो मुख्य क्रिया से थोड़ी देर पहले जस्ट उसी समय तत्काल जो कार्य हुआ है उसे हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं। इसका अन्य रूप देखिए आगे, आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक या हम इसे विधि क्रिया भी कहते हैं, जिसमें आज्ञा का बोध हो, जिसमें यह क्या कहा जाए कि कोई ना कोई किसी काम को करने का उसमें इशारा दिया हो। जैसे इसमें देखते हम, जब
किसी क्रिया से किसी आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञार्थक या विधि क्रिया कहते हैं। आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन तू घर चल। तो यहां पर इस वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें यह आभास होगा कि चल जो क्रिया है वो किसी आज्ञा देने का बोध करवा रही है। जैसे राकेश पढ़ो। तो यहां पर ये राकेश को उसके पिता हैं कोई भी है वो कह रहे हैं कि क्या करो, पढ़ो, यानी कि उसको आज्ञा दे रहे हैं। जब किसी क्रिया में हमें किसी आज्ञा की सूचना प्राप्त हो क्रिया के द्वारा तो वहां पर वह जो क्रिया होगी वह आज्ञार्थक क्रिया होगी। आगे देखते हैं अनुकरण क्रिया। अनुकरण क्रिया नाम से ही पता लग रहा है कि किसी न किसी का यहां पर अनुकरण हो रहा है। कोई न कोई उसको अपने आगे वाले को पीछे वाला फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहां पर क्या है कि जब कोई क्रिया किसी ध्वनि का अनुकरण कर बनती है तो उसे अनुकरण क्रिया कहते हैं। जैसे आवाज है भिन्न, तो इससे क्या बना, जब भिन्न भिन्न दो ध्वनियां मिली तो उससे क्या बनी, भिन्न भिनाना। जैसे खट 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 खटाना, खट खटाना। जैसे फट फट फटाना आदि कुछ क्रियाएं हैं जो किसी ध्वनि का अनुकरण करके बनाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुकरण क्रिया कहते हैं। जैसे मक्खियां भिन भिना रही हैं, तो यहां पर जो भिन भिना जो क्रिया आई है उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरण क्रिया कहेंगे। तो आगे देखिए इसके बाद में है अपना लास्ट अंतिम प्रकार, वो है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। दूसरा जो क्रिया भाग 2 था उसमें हमने पढ़ लिया था कि अपूर्ण क्रिया क्या होती है। अपूर्ण क्रिया के 2 रूप हैं, एक तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। चलिए एक बार फिर और देखते हैं। पहला हम देखते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो ध्यान दें कि जब किसी वाक्य में कर्ता से पूर्ण अर्थ
स्पष्ट न हो तो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्ता के पूरक की आवश्यकता हो, वहां अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। हमने क्या देखा कि वाक्य में कर्ता तो है, लेकिन उस कर्ता से क्या हो रही है, वाक्य की पूर्ण अर्थ की सृष्टि नहीं हो रही है। इसलिए हमें वहां पर कर्ता के पूरक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक वाक्य देखा हमने, मैं हूं। अब मैं क्या हूं, इसका हमें पूर्ण अर्थ पता नहीं लग रहा है। तो जैसे ही हमने इस कर्ता का पूरक यहां रखा, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं चिकित्सक हूं, तो यहां पर मैं जो करता है उसके लिए हमने जिन पूरक शब्दों का प्रयोग किया है और उन पूरक शब्दों का प्रयोग करते ही हमें पूर्ण अर्थ की सृष्टि हो गई, तो वहां पर क्या होगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि यहां पर कर्ता के पूरक के बिना इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे वह तो बन गया, क्या बन गया, तो इसमें हमने क्या लिख दिया, वह तो वकील बन गया। तो यहां पर जैसे ही हमने कर्ता का पूरक लिया तो यहां पर यह वाक्य पूर्ण अर्थ स्पष्ट करने के लिए तैयार हो गया, यानी कि यह शब्द जो है इस वाक्य के पूर्ण अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। हमने पहले बताया था कि कर्ता का पूरक क्या होता है। जैसे मैं कौन है, स्वस्थ, और स्वस्थ कौन हूं, मैं, यानी कि इस कर्ता का पूरक कौन हो गया, स्वस्थ। मैं कौन हूं, चिकित्सक, और चिकित्सक कौन हूं, मैं। वह कौन है, वकील, और वकील कौन है, वह। तो इस प्रकार से जब दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाएं तो वहां पर वह पूरक कहलाता है एक दूसरे का। तो यहां पर इस कर्ता का पूरक क्या कहलाया, वकील। मैं कर्ता का पूरक क्या हो गया, चिकित्सक, और मैं कर्ता का पूरक क्या हो गया, स्वस्थ। अब हम देखते हैं इसका उल्टा, यानी कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कि अकर्मक को हटाना पड़ेगा और वहां पर केवल सकर्मक को लाना पड़ेगा। अपूर्ण सकर्मक क्रिया कि जब किसी वाक्य में यहां पर कर्ता को हटा दें और क्या लिख दें, कर्म से, कि जब किसी वाक्य में कर्म से पूर्ण अर्थ स्पष्ट न हो तो उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें कर्म के पूरक की आवश्यकता हो। उसमें क्या था, कर्ता का पूरक, यहां क्या है, कर्म का पूरक। तो जब कर्म के पूरक की आवश्यकता हो तो वहां पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने मॉनिटर बनाया, तो इस मॉनिटर बनाया शब्द से ये जो कर्म है, क्या बनाया, मॉनिटर। तो कर्म तो है हमारे पास, तो यहां पर ये क्या है, कर्म।
तो यहाँ पर इस कर्म के आने पर भी हमें पूर्ण अर्थ की सृष्टि नहीं हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस मॉनिटर का भी एक पूरक लेंगे। अध्यापक ने, जैसे हमने इसका पूरक लिया, राकेश को क्या बनाया, मॉनिटर। तो यहां पर एक कर्म और यहां पर ये क्या हो गया, दूसरा कर्म। लेकिन ध्यान दें, दोनों एक ही होने चाहिए, अलग अलग नहीं। यहां पर दो कर्म है और दो कर्मों में मॉनिटर जो है वो राकेश है और राकेश ही मॉनिटर है, तब यहां पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। दूसरे वाक्य समझते हैं हम। राम ने कृष्ण को पुस्तक दी। हमने देखा कि राम ने कृष्ण को क्या दी, पुस्तक। तो यहां पर इस वाक्य से अर्थ पूरा स्पष्ट हो रहा है। यहां पर क्या है, पुस्तक क्या है, कर्म। क्या दी, पुस्तक। किसको दी, तो कृष्ण को। ये क्या हो गया, दूसरा कर्म। ये पहला कर्म, ये क्या हो गया, दूसरा कर्म। लेकिन क्या पुस्तक कृष्ण है या कृष्ण पुस्तक है? यानी कि न तो कृष्ण पुस्तक है और न ही पुस्तक कृष्ण है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप वाक्य में दो कर्म देखते ही यह न समझें कि यहां पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, जबकि ये क्या है, पूर्ण सकर्मक क्रिया। क्योंकि यहाँ पर दोनों कर्म क्या हैं, अलग अलग हैं, और हमने बात क्या की कि वहां पर उसका पूरक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मॉनिटर ही राकेश है और राकेश ही कौन है, मॉनिटर है। तो इस प्रकार से जब दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक होंगे तब वहां पर क्या होगा, अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये अब सब कुछ जितना मैंने समझाया है समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी प्रेरणार्थक क्रिया। उसके हम बताना चाहते हैं आपको, दो भाग होते हैं, यानी कि दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। क्योंकि जब हमने पिछला वीडियो डाला तो किसी भाई ने कमेंट किया कि सर आप प्रेरणार्थक क्रिया के रूपों का भी विवेचन कीजिए। तो मैं बता दूं कि प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो उसके दो है रूप, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ध्यान दें, जब किसी धातु में आना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उससे बनने वाली क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक होती है, और जब किसी धातु में वाना प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वहां पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे हमने देखा, पट धातु में हमने आना प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, पढ़ाना। और इसी पट धातु में हमने वाना प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, पढ़वाना। जैसे चल धातु में आना प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया, चलाना। ऐसे ही चल धातु में हमने वाना प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया, चलवाना। जैसे लिख धातु में हमने आना प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, लिखाना। ऐसे ही लिख धातु में हमने वाना प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया, लिखवाना। ऐसे ही झूल शब्द में हमने आना प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया, झुलाना। और इसी झूल शब्द में हमने वाना प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया, झुलवाना।
तो जब किसी धातु में आना प्रत्यय जुड़ता है और उससे जो क्रिया बनती है उसे हम बोलते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और जब किसी धातु में वाना प्रत्यय जुड़ता है तो उससे बनने वाली क्रिया क्या होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण से समझते हैं हम इसको। जैसे मां बच्चे को झुलाती है। दूसरा वाक्य है मां बच्चे को नौकरानी से बच्चे को झुलवाती है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? माँ बच्चे को झुलाती है, तो यहाँ पर झुलाती किससे बना है? झुलाना से। और झुलवाती किससे बना है? झुलवाना से। अंतर क्या है वो समझिए कि जब प्रेरणार्थक क्रिया कब होगी? कि जब कर्ता स्वयं उस क्रिया में शामिल होगा। हमने ये पढ़ा था प्रेरणार्थक क्रिया में कि जब कोई काम किसी को प्रेरणा देकर करवाया जाए वहां पर क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब यहां पर तो हमको नजर आ रहा है दूसरे वाले वाक्य में तो कि मां नौकरानी से, यानी कि काम खुद नहीं कर रही है, नौकरानी से कह के और वह बच्चे को झुलाने का काम कर रही है। तो यहाँ तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर माँ तो कौन है? प्रेरक कर्ता। और नौकरानी कौन है? प्रेरित कर्ता। तो यहाँ पर माँ ने कहा और नौकरानी ने काम किया, तो यानी कि इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि माँ प्रेरणा दे रही है और नौकरानी कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ कैसे समझे हम इसको? किसमें प्रेरणा कौन दे रहा है और कौन काम कर रहा है? तो आप ध्यान दें कि जब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है तो वहां पर कर्ता स्वयं ही प्रेरक कर्ता होता है और कर्ता स्वयं ही वहां पर प्रेरित कर्ता होता है। क्योंकि माँ को खुद को प्रेरणा मिली कि बच्चे को झुलाना है, तो माँ को प्रेरणा मिली और माँ ने खुद ने ही जाकर बच्चे को झुलाया। तो यहाँ पर क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रथम। तो इस प्रकार से आज हमारे क्रिया के सभी भेद पूरे होते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।